टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। बात करेंगे हम पुनर्जागरण के ऊपर। इसमें हम पुनर्जागरण के कारण और इसके मुख्य सिद्धांतों और इसके साथ साथ इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। यूरोप में आधुनिक काल का आरंभ पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसां का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म होना। यहाँ पुनर्जन्म से भाव बौद्धिक चेतना तथा विचारों की स्वतंत्रता से है। मध्यकाल में मनुष्य की प्रवृत्तियां अंधविश्वासों और अज्ञानता से दबी हुई थी, परंतु इस काल में सामंतवाद के पतन, धर्म युद्धों के प्रसार, व्यापार और वाणिज्य की उन्नति तथा पोप व पादरियों के प्रभाव में कमी आई। इनके परिणाम स्वरूप साहित्य, कला और नई वैज्ञानिक खोजों से मानव जीवन के विचारों में परिवर्तन आया। लोगों ने मध्यकाल के संकीर्ण विचारों को त्याग दिया तथा उनके जीवन और दृष्टिकोण में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। H.A. डेविस का मत है कि पुनर्जागृति मनुष्य के स्वतंत्र और साहसी विचारों के पुनर्जन्म का सूचक है, जो मध्यकाल में धार्मिक नेताओं के द्वारा कैद में रखे गए थे। इंग्लिश में हम देखते हैं, द वर्ड रेनेसां signifies the rebirth of the freedom-loving, adventurous thought of man, which during the Middle Ages had been fettered and imprisoned by religious authority. स्वेन ने पुनर्जागरण को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के आरंभ के समस्त बौद्धिक परिवर्तनों के लिए एक सामूहिक शब्द माना है। तो पुनर्जागरण ने धीरे धीरे मध्य युग का अंत तथा आधुनिक काल का आरंभ किया। इस प्रकार इसे दो युगों के मध्य एक पुल कहा जा सकता है। और इस संदर्भ में फर्ग्यूसन ब्रून ने लिखा है, The age of Renaissance was an age of chaotic change in which there was much that was still medieval, much that was recognizably modern, and much also that was peculiar to itself. It bridged the gap between the high Middle Ages and modern times, but it was also a cultural period in its own right, filled with a great political, social and intellectual ferment. मतलब एक ये पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें बहुत कुछ मध्यकाल का था, कुछ स्पष्ट तौर पर आधुनिक काल का था तथा कुछ अपने आप में विशिष्ट था। इसने मध्यकाल व आधुनिक काल के अंतर को मिटा दिया, परंतु यह अपने आप में सांस्कृतिक युग था, जो महान राजनैतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्रांति से परिपूर्ण था। अब हम बात करेंगे पुनर्जागरण के कारणों की। तो यूरोप में पुनर्जागरण के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी रहे, और इनमें से हम कुछ एक कारण जो हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड्स, धर्म युद्धों का प्रभाव। तो मध्यकाल में जेरूसलम के पवित्र स्थानों पर अधिकार करने के लिए ईसाइयों व मुसलमानों के दरमियान युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों के यूरोपियनों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन पर गहरे प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले इसके राजनैतिक प्रभाव। तो धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप सामंतवाद का पतन हुआ। इन धर्म युद्धों में बड़ी संख्या में सामंत
व उनके सैनिक मारे गए। तो जो सामंत बचे भी वे अपनी शक्ति का पुनरुत्थान करने की स्थिति में नहीं रहे थे। सामाजिक प्रभावों में बात करेंगे हम कि सामंत आम नागरिकों से अनेक प्रकार के अनुचित कर लेते थे तथा उनसे बेगार करवाते थे, परंतु सामंतों के पतन के परिणाम स्वरूप साधारण जनता ने राहत की सांस ली। जहां उन्हें समाज में समानता का दर्जा प्राप्त हुआ, वहीं उनका जीवन भी सुखमय व शांतमय होने लगा। उनके दिमाग में नए नए विचार आने लगे तथा उन्हें स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिला। आगे है आर्थिक प्रभाव इन धर्म युद्धों के। तो धर्म युद्धों के कारण सामंत अपने आर्थिक कठिनाइयों से उभरने के प्रयास करने लगे। ऐसे समय पर व्यापारियों ने सामंतों को धन देकर उनसे नगरों को स्वतंत्र करवा लिया। इन नगरों में व्यापार व वाणिज्य ने बड़े पैमाने पर उन्नति की। जल्दी ही व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई नए नगर बस गए, जैसे कि जेनेवा, लिस्बन, वेनिस, पेरिस, फ्लोरेंस, हैम्बर्ग, एंटवर्प आदि। व्यापार एक उत्तम व्यवसाय माना जाने लगा। इससे जहां एक और काफी धन आया, तो साथ ही समाज में मध्य श्रेणी का भी उत्थान हुआ, जो आखिरकार पुनर्जागरण लाने में सफल रहा। और आगे है बौद्धिक प्रभाव। तो धर्म युद्धों के कारण बहुत से यूरोपियन अरबों के संपर्क में आए तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व बौद्धिक विकास से हैरान होकर रह गए। अरबों पर यूनानी दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु का बहुत प्रभाव था। इनसे प्रभावित होकर यूरोपियन भी विचारों की स्वतंत्रता व बौद्धिक विकास को प्रमुखता देने लगे। तो यूरोपियन देशों के बहुत से विद्वान भी काहिरा व पूर्व के अन्य प्रसिद्ध नगरों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तथा यहां उन्होंने प्राचीन कला और साहित्य का अध्ययन किया। इसने भी यूरोप में पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। प्रोफेसर ग्रांट लिखते हैं, ए न्यू हेवन एंड ए न्यू अर्थ वर ओपनिंग फॉर दोज हु हैड आईज टू सी, कि जिन लोगों के पास इन नवीन परिवर्तनों को देखने के लिए आंखें थीं, उन्हें एक नई दुनिया दिखने लगी। दूसरा पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यूरोप के विभिन्न भागों में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इनमें प्रमुख थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, बोलोग्ना आदि। इन विश्वविद्यालयों ने मनुष्य के अंदर अंधविश्वासों का अंत करते हुए वैज्ञानिक सोच को विकसित किया। यही सोच पुनर्जागरण का आधार बनी। आगे है डिग्रेडेशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च के प्रभाव में कमी। तो इसमें पहले बात करेंगे हम पोप और पादरियों का भ्रष्ट व अनैतिक जीवन। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यकाल में चर्च एक महत्वपूर्ण संस्था थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों, शिक्षा, विवाह, रोजगार और मुक्ति, तो इन सब के लिए चर्च पर ही निर्भर करता था। यहां तक कि बीमारी और दान के समय भी चर्च ही उसे प्रभावित करता था। आम लोग ही नहीं, शक्तिशाली सम्राट भी चर्च के आदेशों तथा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। ये शासक चर्च की शक्ति को कम करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए कई शासकों ने तो चर्च की शक्ति को चुनौती तक देनी शुरू कर दी थी।
13वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के सम्राट फिलिप चतुर्थ ने पोप को कैद कर जेल भेज दिया। पादरियों के लालच, भ्रष्टाचार और अनैतिक जीवन के कारण भी आम लोगों की चर्च के प्रति श्रद्धा बहुत कम हो गई थी। तो चर्च के प्रति आ रहे विचारों के इस परिवर्तन ने भी पुनर्जागरण लहर को प्रभावित किया। और दूसरा है महामारी का प्रभाव। 14वीं शताब्दी में यूरोप व एशिया में एक महामारी फैल गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। माना जाता है कि इस महामारी से यूरोप के विभिन्न भागों में 30% से 60% तक लोग मारे गए। पेरिस तथा लंदन सहित यूरोप के कई शहरों में आधे से ज्यादा लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा था। तो इस महामारी को भी पुनर्जागरण के लिए एक बड़ा कारण माना जाता है। साधारण जनता ने धार्मिक विश्वासों पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। चर्च के नेताओं ने इसे दैवी इच्छा घोषित किया, तो लोगों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए इसके समाधान के लिए विचार करना शुरू किया, जो वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था। जैसे जैसे महामारी फैल रही थी, लोग एक क्षेत्र से दूसरे की ओर स्थानांतरण करने लगे। बड़ी संख्या में लोग इटली के विभिन्न क्षेत्रों में बसने लगे जहां पुनर्जागरण ने जन्म लिया। तो परिणाम स्वरूप इस महामारी तथा इसके प्रभावों को पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आगे नवीन आविष्कार, न्यू इन्वेंशंस। इनमें सबसे पहले है इन्वेंशन ऑफ प्रेस एंड पेपर, छापे खाने और कागज की खोज। कागज व छापे खाने की खोज ने पुनर्जागरण के विकास में बड़ी अहम भूमिका निभाई। पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसमें समय भी ज्यादा लगता था तथा ये महंगी भी होती थी। नतीजा इसका यह होता था कि ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर रहती थी। 1454 ईस्वी में जर्मनी में मेंस के जोहान गुटनबर्ग ने छापे खाने की खोज कर इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। इटली में भी अनेक छापे खाने स्थापित हो गए। 1476-77 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिंस्टर में एक छापाखाना लगाया। सस्ती कीमत पर कागज उपलब्ध होने व छापेखाने की खोज से बड़ी संख्या में पुस्तकें छपने लगीं, जो अपनी कम कीमत के कारण आम जनता की पहुंच में आने लगी। विद्वान भी पुस्तकों और समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचार आम लोगों तक पहुंचाने लगे। इन विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में अपने साहित्य के द्वारा लोगों को प्रभावित किया एवं बौद्धिक क्रांति के लिए उपजाऊ भूमि तैयार की। परिणामतः लोगों का दृष्टिकोण विशाल होने लगा तथा समाज में व्याप्त अंधविश्वास कम होने लगे। तो ये कहना गलत ना होगा कि उच्च विचार जिन पर अभी तक सामंतों और पादरियों का एकाधिकार था, अब आम जनता के जीवन पर भी प्रकाश डालने लगे, जिनका जीवन असभ्य व अंधकारमय था। दूसरा है बारूद की खोज, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर। बारूद की खोज ने युद्ध कला में बड़ी क्रांति ला दी। अभी तक सामंतों को शासकों द्वारा सेना व शस्त्र रखने का अधिकार था। क्योंकि राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी, इसलिए वे सामंतों पर निर्भर करते थे। परंतु बारूद की खोज के बाद राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी तथा सामंतों को बारूद के प्रयोग से मना कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि शासक शक्तिशाली होने लगे
तथा सामंतों का महत्व बहुत कम हो गया। तो इसने शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में अपना योगदान दिया। तीसरा, कंपास की खोज, इन्वेंशन ऑफ कंपास। कंपास के आविष्कार ने नवीन समुद्री मार्गों की खोज में सहायता दी। इससे समुद्री यात्राओं में बहुत वृद्धि हुई तथा यूरोपीय देशों के अन्य महाद्वीपों के देशों के साथ निकट संबंध स्थापित हुए। इस प्रकार विभिन्न देशों के विद्वानों का परस्पर विचार विमर्श होने लगा, जो पुनर्जागरण का एक कारण बना। आगे है उदार सम्राटों और कुलीनों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिबरल रूलर्स एंड नोबल्स। पुनर्जागरण लाने में यूरोपीय देशों के उदार सम्राटों, कुलीनों और पोपों ने भी अपना योगदान पाया। इन सम्राटों में फ्रांस का फ्रांसिस प्रथम, इंग्लैंड का हेनरी अष्टम, डेनमार्क का क्रिश्चियन सप्तम, स्पेन का चार्ल्स पंचम और पोलैंड का सिगिस्मुंद विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। बहुत से कुलीनों ने भी अपने अपने ढंग से पुनर्जागरण लाने में भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में इटली के फ्लोरेंस के मेडिची वंश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परिवार का लोरेंजो प्रतिवर्ष 60,000 पाउंड खर्च कर नवीन पुस्तकें खरीदता था। उसने अपने पुस्तकालय में पूर्वी देशों से लगभग 200 हस्तलिखित दस्तावेज भी मंगवाए थे। इस वंश के एक और कुलीन ने यहाँ एक एकेडमी की स्थापना की थी, जहाँ यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करवाया जाता था। परिणाम स्वरूप नगर में यूरोप के विभिन्न भागों से लोग आने लगे। इनका परस्पर तथा नगर के विद्वानों के साथ विचारों का आदान प्रदान होता था। यह भी पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण रहा। तो कई पोप जैसे निकोलस पंचम और लियो दशम ने भी यूनानी और रोमन साहित्य के अलावा शिल्पकला और संगीत के विकास में योगदान पाया। तो इन सम्राटों, पोपों और कुलीनों ने बहुत से विद्वानों, कलाकारों और शिल्पियों को बहुत उदारता के साथ संरक्षण दिया तथा पुनर्जागरण को उत्साहित किया। आगे है रोल ऑफ द स्कॉलर्स, विद्वानों की भूमिका। मध्यकाल के कई विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा आम जनता को सुझाव दिया कि वे तर्क की कसौटी पर तोले बिना किसी भी विचार को स्वीकार ना करें, बेशक यह विचार पोप या पादरी के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो। इनमें पेरिस यूनिवर्सिटी के पीटर एबलॉर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉजर बेकन के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा खोखले रस्मों रिवाजों और अज्ञानता भरे अंधविश्वासों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। एबलॉर्ड ने अपनी पुस्तक यस एंड नो में नवयुवकों को चर्च में मौजूद दोषों से अवगत करवाया। वेल्स ने बेकन की रचनाओं का घोर अंधकार में प्रकाश के लिश्कारे की भांति बताया है। वो लिखते हैं, रॉजर बेकन्स राइटिंग्स वर लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइट इन ए प्रोफाउंड डार्कनेस। आगे है प्रीचिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का प्रचार। 14वीं शताब्दी में पेट्रार्क ने तथा 15वीं शताब्दी में इरास्मस ने मानववादी विचारधारा का प्रचार किया। उन्होंने चर्च तथा पादरियों के कट्टर विचारों, अंधविश्वासों
तथा खोखले रीति रिवाजों का खंडन किया। मानववादी विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा मनुष्य की शक्ति तथा मानवता की भलाई संबंधी विचारों का प्रचार किया। उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन सुखी और उत्तम बनाने का प्रचार किया। तो ऐसे विचारों का निश्चय ही पुनर्जागरण के उत्थान पर प्रभाव पड़ा। आगे है ऑक्यूपेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो कस्तुनतुनिया प्राचीन पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था। इसके अलावा ये साहित्य, कला और विज्ञान का भी प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ यूनानी व रोमन विद्वानों की बहुत सी प्रतिलिपियां भी मौजूद थीं। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने मोहम्मद खां के शासन काल में कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। उनके अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यूनानी और रोमन विद्वान जो यहाँ विभिन्न पुस्तकालयों में अध्ययन कर रहे थे, प्राचीन ग्रंथ लेकर विभिन्न देशों की ओर भाग गए। यहाँ उन्होंने अपने साथ लाए ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन किया तथा नए विचारों पर आधारित ग्रंथों की रचना की। इन्होंने सिद्ध किया कि पादरी वर्ग साधारण जनता को अंधविश्वासों और खोखले रस्मों रिवाजों में उलझा रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा सहनशीलता, तर्क और भ्रातृत्व का प्रचार किया। यही विचार पुनर्जागरण के मूल सिद्धांत बने। और आगे है राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर, मंगोल साम्राज्य का उत्थान। तो मध्य एशिया के महान विजेता चंगेज खां के देहांत के बाद उसके उत्तराधिकारी कुबलई खां ने एक विशाल और शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। इस विशाल साम्राज्य में रूस, पोलैंड और हंगरी आदि के देश भी शामिल थे। एक महान विजेता होने के अलावा कुबलई खां साहित्य और कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया। धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाते हुए उसने अपने दरबार में बौद्ध भिक्षुओं और पोप के दूतों को भी शरण दी। उसके समय पीकिंग और समरकंद संस्कृति के केंद्र बन गए। यहाँ बड़ी संख्या में विद्वान एक दूसरे के संपर्क में आए तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। इसका निश्चय ही यूरोपियन लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जो पुनर्जागृति के लिए एक बड़ा कारक साबित हुआ। आगे एक पुनर्जागरण के मूल सिद्धांत क्या थे, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द रेनेसां। तो इनमें सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। तो कस्तुनतुनिया से जो विद्वान भाग कर आए थे, वे अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य भी लेकर आए। उन्होंने इस साहित्य का न केवल अध्ययन ही किया, बल्कि इसके आधार पर नए सिरे से ग्रंथ भी लिखे। छापे खाने की खोज के कारण बड़ी मात्रा में पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। बहुत से विद्वानों ने अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया तथा अपने ज्ञान का प्रकाश नवयुवकों में फैलाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप लोगों का बौद्धिक विकास हुआ। दूसरा है मानववाद का जन्म, यानी कि बर्थ ऑफ ह्यूमनिज्म। पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी विशेषता मानववाद का जन्म माना जाता है। इसमें परलोक सुधार की अपेक्षा वर्तमान जीवन के सुधार को महत्ता दी जाने लगी। इसी को मानववाद कहा जाने लगा।
मानववादी प्रचारक मध्यकालीन परंपराओं और मान्यताओं में अविश्वास प्रकट करते थे तथा मानव जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान निकालने और उसे सुखी बनाने पर जोर देते थे। मानववाद ने व्यक्तिवाद को प्रेरित किया। सामंतवाद में व्यक्ति का निजी अस्तित्व ना के बराबर था, परंतु इसके पतन के बाद व्यक्ति निजी तौर पर फैसले लेने लगा तथा उसके विकास का मार्ग खुल गया। आगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉजिक, तर्क की प्रधानता। पुनर्जागरण का आधार तर्क शक्ति था। इस दिशा में तर्क के विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि वही बात माननी चाहिए जो तर्क की कसौटी पर उचित साबित हो। इसके लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु को अपना मार्गदर्शक बनाया। बाद में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और पेरिस यूनिवर्सिटीज ने भी तर्क की विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी बात को साबित करने के लिए प्रयोग विधि को अपनाया जाने लगा। रॉजर बेकन ने कहा था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ नॉलेज, थ्रू आर्गुमेंट एंड थ्रू एक्सपीरियंस। Argument brings conclusions and compels us to concede them, but it does not cause certainty nor remove doubts that the mind may rest in truth unless this is provided by experience. मतलब कि हम ज्ञान की प्राप्ति दो ढंगों से कर सकते हैं, वाद विवाद के द्वारा या प्रयोग के द्वारा। वाद विवाद में मुद्दा ही समाप्त हो जाता है तथा हम उस पर विचार करना भी बंद कर देते हैं। इससे शंका का भी अंत नहीं होता तथा मन भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए कोई भी बात तब तक सही साबित नहीं होती जब तक उसे प्रयोग तथा अनुभव के आधार पर नहीं तोला जाता। गैलीलियो ने भी प्रयोग की विधि के आधार पर ही अपने कोपरनिकस सिद्धांत को सिद्ध किया था। और चौथा है ब्यूटी, मतलब कि सुंदरता। जब मनुष्य मानसिक तौर पर स्वतंत्र हुआ तो उसने सुंदरता का गुणगान करना शुरू किया। एक और विद्वानों ने सौंदर्य से संबंधित साहित्य की रचना की तो दूसरी ओर कलाकारों ने भी ऐसे चित्र बनाए जो मानव सौंदर्य को दर्शाते थे। इस क्षेत्र में विंसी द्वारा मोनालिसा का चित्र आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आगे है पुनर्जागरण का प्रसार, और सबसे पहले चूंकि ये इटली में आया तो इसलिए हम इटली में ये प्रसार क्यों आरंभ हुआ, क्या इसके कारण थे, इस पर विचार करते हैं। तो पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी सिटी स्टेट्स इन इटली। इटली में अनेक नगर राज्यों की स्थापना। तो इटली में अनेक नगर राज्य मौजूद थे, जैसे वेनिस, जेनोआ, फ्लोरेंस, मिलान आदि। इन नगर राज्यों में नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी तथा उनके पास अपनी इच्छा अनुसार प्रगति करने के भी सभी अवसर थे। यूरोप के अन्य देशों में मौजूद सामंतवाद यहाँ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा नहीं बन रहा था। इसलिए लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने और निर्णय लेने में स्वतंत्र थे। दूसरा है इटली, द सेंटर ऑफ होली रोमन एम्पायर। पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र था इटली। तो इटली क्योंकि पवित्र रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा था, इस साम्राज्य के बहुत से सम्राटों ने बड़ी संख्या में शानदार भवनों व यादगारों का निर्माण करवाया था। यद्यपि इस महान साम्राज्य का पतन हो चुका था,
परंतु इन भवनों के खंडर अभी भी इटली के विभिन्न भागों में मौजूद थे। इसके अलावा ईसाई धर्म स्थानों में भी बहुत से प्राचीन ग्रंथ मौजूद थे। इन खंडहरों तथा पवित्र ग्रंथों ने इटली के नागरिकों, विद्वानों और कलाकारों को निश्चय ही प्रेरित किया। आगे है रोम, मेन सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इटली का नगर रोम ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। रोमन कैथोलिक मत के प्रमुख नेता पोप का भी इसी नगर में निवास था। कई पोपों ने उनका तो पुनर्जागरण लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि पहले बात की है कि इनमें निकोलस पंचम और लियो दशम का नाम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। पोप निकोलस ने वेटिका में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जिसमें 5000 ग्रंथ रखे गए थे। इनमें बड़ी मात्रा में वे दुर्लभ ग्रंथ भी शामिल थे जो कस्तुनतुनिया से तुर्कों से बचा कर लाए गए थे। कस्तुनतुनिया के पतन के बाद उसने बहुत से विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण दिया तथा उनसे बहुत से ग्रंथों का यूनानी से लातीनी में अनुवाद करवाया। पोप लियो दशम ने भी साहित्य और कला को संरक्षण प्रदान किया। उसने रोमन विश्वविद्यालय के लिए नए सुधार लागू किए तथा अध्यापकों के वेतन में अपार वृद्धि की। उसने अन्य देशों से भी विद्वानों को रोम आने का आमंत्रण भेजा। 1514 ईस्वी में रोमन यूनिवर्सिटी में 88 प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। उसने पोप निकोलस द्वारा स्थापित वेटिका के पुस्तकालय को भी रोम में स्थानांतरित कर दिया। उसके अधीन रोम यूरोपीय संस्कृति का केंद्र बन गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण लाने में पोपों ने भी अपना सहयोग दिया। आगे है टर्किश ऑक्यूपेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। जैसे कि पहले भी बताया है कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में विद्वान जो यहाँ अध्ययन कर रहे थे तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां से भाग निकले। इस दौरान वे अपने साथ बहुत से प्राचीन ग्रंथ जिनमें दुर्लभ पांडुलिपियां भी थीं अपने साथ लेकर इटली आ गए। यहां उन्होंने इन ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन किया तथा नए ग्रंथों की रचना की। इन्होंने यूनानी ग्रंथों का लातीनी भाषा में भी अनुवाद किया। इटली के विद्वानों ने भी यूनानी भाषा पढ़ाना शुरू किया। बड़ी संख्या में इटली के लोग यूनानी भाषा का अध्ययन करने लगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का लातीनी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। इससे प्रभावित होकर इटली के साहित्यकारों और कलाकारों ने नवीन साहित्य और कलाकृतियों की रचना की जो आधुनिक विचारों पर आधारित थे। आगे डेवलप्ड ट्रेड ऑफ इटली, इटली का विकसित व्यापार। तो इटली यूरोप के मध्य में स्थित था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वो एशिया और पश्चिमी एशिया के दरमियान व्यापार का मुख्य केंद्र रहा था। परिणाम स्वरूप इसका विदेशों के साथ काफी निकट संबंध बना। यहाँ के वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि नगर व्यापार के मुख्य केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इस कारण यहाँ के व्यापारी काफी धनी हुए तथा विभिन्न देशों के साथ विकसित हो रहे संपर्कों के कारण इटली को अन्य देशों की संस्कृति तथा परंपराओं के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
इटली के धनी व्यापारियों और पूंजीपतियों ने बड़ी संख्या में विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों को खुले दिल से संरक्षण प्रदान किया। फिशर के अनुसार ड्यूरिंग द 200 years from 1340 to 1540, the cities of Italy produced an output of art, scholarship, and literature such as the world had not seen since the glory of ancient Athens. कि 1340 से 1540 ईस्वी के दरमियान 200 सालों में इटली के नगरों ने कला, ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जो प्राचीन एथेंस के गौरव के बाद विश्व में कभी नहीं देखा गया था। तो निश्चय ही इटली का विकसित व्यापार भी यहाँ पुनर्जागरण के आरंभ का कारण बना। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर्स, विद्वानों का योगदान। इटली के बहुत से विद्वानों जिनमें दांते, पेट्रार्क, बोकासियो आदि ने अपनी रचनाओं के द्वारा आम लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वासों, वहमों, भ्रमों और खोखले रीति रिवाजों का खंडन किया। उन्होंने मानववाद, तर्क और विज्ञान पर आधारित विचारों और सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्होंने न केवल इटली के साधारण नागरिकों बल्कि अन्य देशों के विद्वानों को भी नए परिवेश में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो आगे हम बात करेंगे कि दूसरे देशों में किस तरह से इसका प्रसार हुआ। तो इटली के बाद पुनर्जागरण का प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। फ्रांस के सम्राट चार्ल्स अष्टम के प्रयासों से पुनर्जागरण का प्रसार फ्रांस में हुआ। उसने बहुत से विद्वानों को फ्रांस में संरक्षण दिया, जिनमें इरास्मस भी था। जेफरी चौसर इंग्लैंड में पुनर्जागरण का नेता बना। शीघ्र ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इंग्लैंड में पुनर्जागरण के केंद्र बन गए। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान एग्रीकोला को जर्मनी में पुनर्जागरण आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। उसे हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। इरास्मस का मत है कि उसने ही सबसे पहले इटली से नवीन संस्कृति के कुछ अंश अन्य देशों में भेजे। तो धीरे धीरे पुनर्जागरण का प्रसार यूरोप के अन्य देशों में भी होने लगा। तो अब हम इसके प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं कि इसके प्रभाव जो हैं पुनर्जागरण के ये क्या पड़े। तो बेशक पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में हुआ, परंतु यह एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया जिसने दुनिया भर में मानव जीवन के हर पहलू, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सबको प्रभावित किया। इसे पश्चिमी सभ्यता में युग परिवर्तन करने वाली घटनाओं में एक माना जाता है। तो सबसे पहले हम सामाजिक प्रभावों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है तर्क की भावना, स्पिरिट ऑफ लॉजिक। मध्यकाल में यूरोपियन अंधविश्वासों, खोखले रीति रिवाजों, परंपराओं और भ्रमों में फंसे हुए थे। वे हर उस बात पर अमल करना अपना कर्तव्य मानते थे जो चर्च द्वारा कही जाती थी, परंतु पुनर्जागरण ने उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया तथा उनके भीतर तर्क की भावना विकसित की। परिणामतः आम लोगों के अंदर पढ़ने तथा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होने लगी। वे किसी भी बात को तब तक मानने के लिए तैयार नहीं होते थे जब तक कि वह तर्क की कसौटी पर सही साबित ना होती। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उनके अंदर नवीन विचार उत्पन्न होने लगे तथा उनके अंदर नए नए आविष्कारों के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी। इन आविष्कारों ने जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल दिया।
दूसरा स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद की भावना। तो पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने अपने साहित्य के द्वारा मानववाद की भावना को विकसित किया। उन्होंने इस विचार का प्रसार किया कि मानव जीवन का उद्देश्य धर्म नहीं बल्कि मानववाद है। उनका मानना था कि यदि मनुष्य होगा तभी तो वो धर्म का पालन कर सकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के सुख और कल्याण पर जोर दिया तथा चर्च द्वारा मानव जीवन पर लगाए गए बंधनों की आलोचना की। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों ने अपने सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को महत्व देना शुरू किया। आगे इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, नारी की दशा में सुधार। तो मध्यकालीन समाज में नारी की दशा बहुत दयनीय थी तथा उसे पुरुष के मुकाबले में हीन भावना से देखा जाता था। पुरुष के द्वारा उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, परंतु पुनर्जागरण काल में उसकी दशा, खासकर उच्च वर्ग की नारी में बहुत सुधार आया। इस काल की नारी शिक्षा प्राप्त करने लगी तथा साहित्य का अध्ययन करने लगी। वह सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन में खुलकर भाग लेने लगी। परिणामतः जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आया। वह सौंदर्य को महत्व देने लगी तथा उसकी वेशभूषा व शिष्टाचार में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। अपने को आकर्षक बनाने के लिए वे सुंदर वस्त्रों, गहनों और इत्र का प्रयोग करने लगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस काल की नारी सौंदर्य का प्रारूप बन गई तथा साहित्यकारों की रचनाओं और कलाकारों की कृतियों का मुख्य विषय बन गई। आगे है डेवलपमेंट इन एटिकेट्स, शिष्टाचार संबंधी नियमों का विकास। पुनर्जागरण काल में आचार व्यवहार और बातचीत संबंधी नियमों का विकास हुआ। माना जाता है कि मेज के इर्द गिर्द बैठकर खाने के नए नियमों का विकास सबसे पहले इटली में ही हुआ था। खाने के लिए चम्मच, छुरी और कांटों का प्रयोग होने लगा। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का प्रयोग होने लगा जो पूर्व से मंगवाए जाते थे। धीरे धीरे ये नियम सारे यूरोप में प्रचलित होने लगे। बातचीत के लिए भी शिष्टाचार के नियमों का विकास होने लगा। समाज में बातचीत के लिए शिष्टता और नम्रता का विकास होने लगा। तो परिणाम स्वरूप यूरोपियन समाज में ऐसी शिष्टता और संस्कार देखने को मिलते हैं जो पिछले 1000 वर्ष में नहीं देखे गए थे। आगे है राइज ऑफ द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग का उत्थान। तो मध्य काल में समाज में सामंत वर्ग बहुत प्रभावशाली था। समाज के अधिकतर स्रोतों पर उनका ही अधिकार था, परंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मध्य श्रेणी का उत्थान हुआ, जिसमें बुद्धिजीवी, व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति शामिल थे। शासक वर्ग भी सामंतों से तंग आ चुका था तथा उनसे मुक्ति चाहता था। उसकी इस जरूरत को मध्य श्रेणी ने पूरा किया। शासकों ने भी इस श्रेणी से संबंधित लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। इस प्रकार भविष्य में मध्य वर्ग का प्रशासन में प्रभाव बढ़ने लगा। और आगे डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का पतन। तो पुनर्जागरण से पहले लोग धर्म का पालन करना अपना परम कर्तव्य मानते थे तथा नैतिक सिद्धांतों पर अमल करते थे, परंतु अब वे धर्म मार्ग से बेपरवाह हो गए और भौतिकवादी हो गए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना तथा ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना उनके जीवन का ध्येय बन गया। इसके लिए उचित या अनुचित मार्ग उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि पादरी वर्ग, जिसके ऊपर
लोगों को नैतिक सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी थी, स्वयं भी अनुचित मार्ग पर चलने लगा। परिणामतः समाज में झूठ, धोखा, चोरी, डकैती, हत्या, रिश्वतखोरी आदि बुराइयां घर करने लगीं। इस काल के साहित्य में भी इन बातों का उल्लेख मिलता है। मैकियावली अपनी रचना द प्रिंस में राजाओं द्वारा अपनी शक्ति के प्रसार के लिए अपनाए गए अवैध साधनों को उचित मानता है। आगे धार्मिक प्रभाव, इनमें सबसे पहले है डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, चर्च के प्रभाव में कमी। तो मध्यकाल में मनुष्य धर्म के दायरे में जकड़ा हुआ था। वह चर्च द्वारा जारी किए नियमों का पालन करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानता था। वह जीवन भर अंधविश्वासों, खोखले रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करता रहता था। परंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप आम लोगों का दृष्टिकोण विशाल हो गया। उनमें तर्कशील विचारों का विकास हुआ तथा वे उन्हीं विचारों को स्वीकार करते थे जो तर्क के आधार पर उचित प्रतीत होते थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि चर्च का महत्व कम होने लगा तथा लोग अगले जन्म की अपेक्षा अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करने लगे। और आगे इम्पेटस टू द रेफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन। तो पुनर्जागरण आंदोलन के परिणाम स्वरूप आम लोगों में तर्क संगत सोच का विकास हुआ। उन्होंने हर बात को आलोचनात्मक नजरिए से देखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने धर्म में प्रचलित खोखले रीति रिवाजों और परंपराओं का तथा पोप व पादरियों में व्याप्त दोषों का खुलकर विरोध करना शुरू किया। आरंभिक नेताओं में कैलेट, इरास्मस व मूर के नाम उल्लेखनीय हैं। बाद में मार्टिन लूथर, कैल्विन और ज्विंगली ने इसका विरोध करना शुरू किया और इसका नेतृत्व किया तथा जल्दी ही यह विरोध प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन बन गया। आगे है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक प्रभाव। इनमें सबसे पहले है राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का विकास। तो पुनर्जागरण ने लोगों को भौतिकवादी बना दिया था। अब उनकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के मुकाबले अपने वर्तमान को सुधारने में होने लगी। वे ऐसे प्रयास करने लगे जिससे उनका वर्तमान जीवन सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी इच्छा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की होने लगी। तो इस उद्देश्य पूर्ति में वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों ने भी अपना योगदान दिया। एक देश का दूसरे देश के साथ निकट संपर्क बढ़ने लगा, जिससे विभिन्न देशों में व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध विकसित होने लगे। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास। तो इस काल में शिक्षा तथा नवीन खोजों ने नवीन उद्योगों को प्रोत्साहित किया। इस काल में व्यापार और वाणिज्य के विकास के कारण भी नवीन उद्योगों का विकसित होना स्वाभाविक था। पूंजीपतियों ने अपने धन का उद्योगों में निवेश किया, जिससे औद्योगिक विकास संभव हो सका। आगे है बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जन्म। उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य के विकास ने पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीपतियों का उद्देश्य अपने धन का निवेश कर और अधिक धन कमाना था, परंतु अपनी इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। वे मजदूरों को कम मजदूरी देकर उनसे ज्यादा काम लेने लगे। इस प्रकार
उनके लाभ में तो निरंतर वृद्धि होती रही, परंतु मजदूरों की मजदूरी में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए उनकी दशा दयनीय होती चली गई। आगे इम्पेटस टू कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन। तो पुनर्जागरण में बहुत से साहसी नाविकों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नए देशों और नवीन मार्गों की खोज की। इससे पूंजीपतियों को अपना माल बेचने के लिए नई मंडियां प्राप्त हुई। इसने एक देश की अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप यूरोपियन देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू किए। और आगे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ट्रेडिंग कंपनीज, नवीन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। तो यूरोप के विभिन्न देशों में बहुत से धनी लोगों ने मिलकर सांझी पूंजी का निवेश किया तथा अनेक व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। इनमें कुछ एक प्रमुख थी द यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि। ये कंपनियां दूसरे देशों के साथ व्यापार कर केवल स्वयं ही धनी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने अपने देशों को भी धनी कर दिया। आगे है इसके सांस्कृतिक प्रभाव, और इनमें पहला है आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मध्यकाल में शिक्षा का उत्तरदायित्व चर्च के हाथों में था, परंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया। शिक्षा का दायरा चर्च के हाथों में न रहा, बल्कि यूरोप के विभिन्न नगरों में नवीन शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। छापेखाने के आविष्कार से पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ गया, जिससे पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान हो गया। लोगों की प्राचीन यूनानी और लातीनी साहित्य के अध्ययन में रुचि बढ़ने लगी। इनके अलावा देशी भाषाओं का साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कला आदि विषयों के अध्ययन में भी लोगों की दिलचस्पी दिखाई दी। उच्च शिक्षा के लिए कई यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। इनमें प्रमुख थे जर्मनी में फ्राइबर्ग और विटनबर्ग, स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रयूज, स्वीडन में उपसाला, नीदरलैंड में लॉवेन आदि। सभी शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की गई, जो शिक्षा के विकास में बहुत सहायक रही। आगे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य का विकास। तो पुनर्जागरण काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ। इस काल में प्राचीन यूनानी और लातीनी साहित्य का अध्ययन किया गया तथा इनसे प्रभावित होकर विद्वानों ने नवीन साहित्य की रचना की। इस काल के साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही देशी भाषाओं में साहित्य की रचना। इस काल में अंग्रेजी, इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, डच, पुर्तगाली आदि कई भाषाओं में साहित्य रचा गया। इस काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह धर्म के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त था तथा इसमें मानववादी व तर्क संगत विचारों का प्रसार किया गया था। इस काल के प्रमुख साहित्यकार थे दांते, पेट्रार्क, बोकेसियो, मैकियावली, चौसर, शेक्सपियर, टॉमस मूर, इरास्मस, मार्टिन लूथर आदि। इन्होंने कविताओं और नाटकों और निबंधों के द्वारा अपने पाठकों को प्रभावित किया। आगे साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक आविष्कार।
तो पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत से आविष्कार हुए। इनका एक प्रमुख कारण था कि पुनर्जागरण ने लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तर्क संगत बना दिया था। इसी कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए, जिनके परिणाम स्वरूप नए आविष्कार सामने आए। ये आविष्कार खगोल, भौतिक, रसायन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में हुए। कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो जैसे खगोल शास्त्रियों ने सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गैलीलियो ने लटकने का सिद्धांत बताया। गिलबर्ट ने चुंबकीय पदार्थों से संबंधित सफल प्रयोग किए। पैरासेल्सस ने रसायन पदार्थों को चिकित्सा के रूप में प्रयोग करने की वकालत की। उसने कार्बन गैस की भी खोज की। विसेलियस, जीन फर्नेल, एम्ब्रोस पारे और विलियम हार्वे की गणना इस काल के प्रसिद्ध चिकित्सकों में की जाती है। तर्तगलिया, कोर्डानो, फेरारी, देसार्गुए, केपलर, बॉम्बेली, फ्रांसिस वीते और स्टेविन ने गणित के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। छापाखाना, कंपास और गोला बारूद की खोज मानव जीवन के विकास में निश्चय ही बड़ी उपलब्धियां थीं। आगे डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला का विकास। तो पुनर्जागरण काल में कला के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। कला के क्षेत्र में होने वाला विकास साहित्य, दर्शन और विज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक था। कला को भी धर्म के दायरे से बाहर निकाला गया। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत में अपार विकास देखा गया। चित्रकारी में मानवता, सौंदर्य और धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया। चित्रकारी में रंगों के प्रयोग और उनकी तकनीक में भी विकास देखने को मिलता है। विंसी इस काल का प्रमुख चित्रकार था। उसकी कृति मोनालिसा आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला में भी बहुत विकास हुआ। इस काल के मूर्तिकारों ने पुरातन यूनानी और रोमन परंपरा को अपनाया। अपनी कलाकृतियों में उन्होंने मानववाद और प्रकृतिवाद का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया। अपनी कला में उन्होंने जीवन के यथार्थ पक्ष को प्रस्तुत किया। इस काल में फ्लोरेंस और वेनिस मूर्तिकला का मुख्य केंद्र बने। इटली में इस दौर के प्रमुख मूर्तिकार थे लोरेंजो गिबर्टी, दोनातेलो, एंतोनियो पोलियोलो और मिशेलेंजेलो आदि। इस काल की प्रमुख मूर्तियों में दोनातेलो की सेंट जॉर्ज और डेविड, एंतोनियो पोलियोलो कृत हरकुलिस व एंतियो तथा मिशेलेंजेलो द्वारा निर्मित पीता, डेविड व मोसेस की मूर्तियां प्रशंसनीय हैं। गिबर्टी द्वारा निर्मित फ्लोरेंस के बपतिस्मा गृह का विकास बैप्टिज्म हॉल में स्वर्ग का द्वार भी देखने योग्य है। तो पुनर्जागरण काल के भवन निर्माताओं ने गौथिक शैली का त्याग कर नवीन शैली का विकास किया, जो यूनानी और अरब शैलियों का सम्मिश्रण थी। इस शैली की प्रमुख विशेषता थी कि इसमें बनावट और सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें गुंबदों, स्तंभों और मेहराबों का विशेष महत्व था। इस शैली पर आधारित यूरोप में अनेक गिरजाघरों, महलों और मकबरों का निर्माण हुआ।
इस काल का प्रथम भवन निर्माता फिलिपो ब्रूनलेशी को माना जाता है। लियोन बतिस्ता एल्बर्टी रचित भवन निर्माण पर 10 ग्रंथ निस्संदेह पुनर्जागरण काल में भवन निर्माण की बाइबल बन गए। इस काल की सर्वोत्तम इमारत रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर को माना जाता है। तो इस काल में संगीत के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ। वाद्य संगीत और साज संगीत के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। संगीत के क्षेत्र में वायलिन, चिंकारा, छोटी वीणा आदि नए संगीत यंत्रों का आविष्कार हुआ। वाद्य संगीत के क्षेत्र में इंग्लैंड में प्रेम गीत, फ्रांस में लघु गीत और जर्मनी में बैलेड किस्म के गीतों की खोज की गई। इटली का जियोवेनी द पेलेस्ट्रियाना इस युग का प्रमुख संगीतकार था। इस काल के अन्य प्रमुख संगीतकार थे जॉर्ज फ्रेडरिक हांडेल, वॉल्फगैंग मोजार्ट, फ्रांस जोसेफ हैडन, जॉन सेबेस्टियन बैक आदि। आगे आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी, पुरातत्व विज्ञान और इतिहास लेखन। तो प्राचीन रोमन और यूनानी सभ्यताएं पुनर्जागरण काल में इटली और यूरोप के विद्वानों व साहित्यकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इन विद्वानों ने इन सभ्यताओं के प्राचीन भवनों और खंडरों का भी अध्ययन करना आरंभ किया। इसने पुरातत्व विभाग को जन्म दिया। इटली के फ्लेवियो बियोंदो को पुरातत्व विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। इटली के ही सिरिएको तथा इंग्लैंड के जॉन लीलैंड व विलियम कैम्पटन इस काल के अन्य पुरातत्व विज्ञानी माने जाते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इस काल में इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। ऐतिहासिक घटनाओं का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाने लगा। यद्यपि यह भी सच है कि इस काल के लेखक धर्म से भी पूरी तरह प्रभावित रहे। इस काल में इतिहास लेखन के संदर्भ में यह मानना पड़ेगा कि ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों का आलोचनात्मक अध्ययन आरंभ हो गया था। इस काल के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में पेट्रार्क कृत अफ्रीका, विलानी रचित न्यू क्रॉनिकल्स, मैकियावली रचित द प्रिंस, लिवी से बातचीत व फ्लोरेंस का इतिहास शामिल है। तो अंत में हम बात करेंगे इसके राजनीतिक प्रभावों की। इनमें सबसे पहला है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन। तो पुनर्जागरण काल से पहले लगभग पूरे यूरोप में सामंत बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो चुके थे। वे अपनी सेना रखते थे तथा उन्हें प्रशासन में भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। यहां तक कि शासक भी सेना के लिए उन पर ही निर्भर रहते थे। तो ये सामंत अपनी मनमानी करते थे तथा शासक भी इनके विरुद्ध कार्रवाई करने से डरते थे। परंतु गोला बारूद की खोज के बाद शासकों ने अपनी नियमित सेना तैयार की तथा सामंतों के लिए बारूद के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उनकी सामंतों पर निर्भरता भी कम होने लगी। धीरे धीरे सामंतों को मिले अधिकार भी छीने जाने लगे। विद्रोही सामंतों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासनिक पदों पर मध्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार सामंत व्यवस्था का अंत होने लगा। दूसरा, राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज, शक्तिशाली राजतंत्रों का उत्थान। जैसा कि पहले भी हमने बात की है कि मध्यकाल में प्रशासन पर सामंतों का पूरा अधिकार था। वे इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि शासक भी उनके विरुद्ध
कार्रवाई करने से डरते थे। तो इसका एक कारण यह था कि वे शासक स्वयं भी इन सामंतों पर ही निर्भर रहते थे, परंतु गोला बारूद की खोज के बाद ये शासक शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने शुरू किए तथा अपने लिए उसका सहयोग प्राप्त किया। प्रजा ने भी सामंतों का विरोध किया तथा राजनीतिक मामलों में चर्च और पोप के हस्तक्षेप को अनुचित करार दिया। इस प्रकार यूरोप के अनेक देशों जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया आदि में निरंकुश राजतंत्रों का उत्थान हुआ। आगे चेंज इन द वार स्ट्रेटेजी, युद्ध कला में परिवर्तन। पुनर्जागरण से पहले युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शस्त्र थे तलवारें, नेजे, भाले, बाण आदि। परंतु पुनर्जागरण काल में गोला बारूद की खोज के बाद युद्ध कला में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बंदूकों और तोपों का निर्माण होने लगा। इनसे शत्रु पर दूर से ही सफलतापूर्वक प्रहार किया जा सकता था। और लास्ट है उपनिवेशों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। यूरोपीय देशों ने गोला बारूद के प्रयोग से अपनी सैनिक शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। अब उन्होंने उन देशों पर अधिकार करने की योजना बनाई जो सैनिक शक्ति में उनके मुकाबले कमजोर थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूर्वी देशों पर अधिकार कर यहां अपनी बस्तियों की स्थापना की। तो स्पष्ट है कि पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने सारे विश्व को प्रभावित किया। इसने समाज में प्रचलित खोखले रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से मानव जाति को मुक्त करवाया। इसने तर्क, विज्ञान, मानववाद और भौतिकवाद पर आधारित नवीन दृष्टिकोण से मनुष्य को प्रभावित किया, जिसका प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, सब पर पड़ा। परंतु यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि मनुष्य के जीवन में यह परिवर्तन एकदम नहीं हुआ। आरंभ में यह परिवर्तन केवल उच्च और मध्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहा। काफी समय तक साधारण जनता परंपरावादी ढंग से अपना जीवन व्यतीत करती रही। फिर भी यह कहना अनुचित ना होगा कि यह एक आंदोलन था जिसने आधुनिक जीवन की नींव रखी। तो ये था हमारा टॉपिक पुनर्जागरण का, रेनेसां का। तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करें, टॉपिक को सबके अपने कॉन्टैक्ट्स में इसे शेयर भी करें। और अगर किसी के पास कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर करें। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो ये आईडी, हमारी ईमेल आईडी दी है genius.history25@gmail.com। इसमें आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटीज में पूछे जा सकते हैं, तो ये हम शॉर्ट सेक्शन में दे रहे हैं। आप वहां से इन्हें देख सकते हैं।